अचानक सा आसन मैं मोहम्मद असलम। रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलती है दोस्तों। वीडियो टाइटल है चाइना विल बी एग्री गो G7। टाइटल तो होगा कुछ हो गया ट्रम्प शॉक्स इंडिया एंड दी वेस्ट। ओके देखते हैं क्या है। ट्रम्प ने नहीं तो चावल मार दे, ये मारता बाबा चावल ही क्या है। देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, इस साल का G7 समिट होस्ट कर रहा है कनाडा। पहले लंबे समय से यह सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम मोदी एज गेस्ट यहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लास्ट में कंफर्म हो गया कि बिल्कुल पीएम मोदी यहां पर जा रहे हैं और सब लोग मान के चल रहे थे इस पूरे समिट में सबसे बड़ी न्यूज यही होगी कि पीएम मोदी का वेलकम कैसे होता है, इस समिट में क्या होगा। बट अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है जिससे पहली बात तो जो ये पूरा समिट है इसका मजाक बन के रह गया है। और क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप लगता नहीं है कि इस ग्रुप को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट ये दे दी कि ये चाहते हैं कि G7 का एक्सपेंशन हो, विस्तार किया जाए। ना जब विस्तार की यहां पर बात हो रही थी तो लोगों को लगा कि इंडिया जो एज ए गेस्ट कंट्री जा रहा है G7 समिट में, परहैप्स इंडिया को ऐड किया जाएगा एज ए G8 कंट्री, 8वां मेंबर भारत बन जाएगा। मगर नहीं, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को शॉक कर दिया ये बोलकर कि मैं चाहता हूं कि G7 को G8 बनाया जाए, रशिया को वापस लाकर। वैसे मैं आपको बता दूं, साल 2013-14 से पहले G7 G8 हुआ करता था, तब रशिया बिल्कुल इस ग्रुप का पार्ट था। बाद में जब रशिया ने इनिशियली क्राइमिया कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके रिस्पॉन्स में वेस्टर्न कंट्रीज ने G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया और G8 बन गया G7। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा यह पश्चिमी दुनिया की बड़ी गलती थी। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. अभी आपने सुना होगा ट्रंप ने यह कह दिया कि बराक ओबामा और कोई ट्रूडो नाम का आदमी है, उन दोनों ने मिलकर रशिया को बाहर निकाल दिया था G8 से, फिर ये G7 बन गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। और ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में खड़े होकर करते हैं G7 समिट के दौरान। और जिस व्यक्ति के साथ ये खड़े हैं, मार्क कार्नी, ये कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और जस्टिन ट्रूडो के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं। मगर यूएस की देखिए डोमिनेंस इतनी ज्यादा है, पावर यूएस के पास इतनी ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बोला और मार्क कार्नी इनको इंटरप्ट भी नहीं कर पाए कि आप मेरे देश में खड़े होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ट्रंप यहां पर नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि G7 का विस्तार करके इन्हें पहले रशिया को फिर चाइना को भी ऐड कर देना चाहिए, G7 का G9 बना दो। और ऑल्दो एक बार को आप कह सकते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट काफी शॉकिंग है, बट इंडिया को ना डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है। क्योंकि एक टाइम था जब भारत में ना डिबेट होता था कि यूएसए को हम एक डिपेंडेबल पार्टनर माने या ना माने, एयरफोर्स का इक्विपमेंट यहां से ले या ना ले। अब देखिए, हम लोगों ने एक बात समझ ली है, कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हो वो अलग बात है, मगर फाइटर जेट यूएसए से बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगेन इन लोगों की कोई प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी है नहीं। एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि चाइना एक इनके लिए चैलेंज है, इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है ये कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी तरफ ट्रम्प कहते हैं कि चाइना को G7 का विस्तार करके G9 में डाल दो। और कहीं ये नहीं कहते कि G9 का G10 बना दो, यहां पर इंडिया को भी ऐड कर दो। नो स्टेटमेंट व्हाटसोएवर। और एटलीस्ट मैं कहूंगा कि अब भारत को ना प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है और कई डिसीजंस को लेकर इंडिया अब बड़े निर्णय ले पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस महीने SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है डिफेंस मिनिस्टर्स का। लग नहीं रहा था कि भारत के राजनाथ सिंह जी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट एक आज के समय रीबिल्डिंग चल रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की। और इसी बीच राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये चाइना जाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी सोर्सेज से पता लग रहा है कि इंडिया पॉजिटिव तरीके से देख रहा है RIC को, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप को, जिसके बारे में रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि इसको वापस रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो, जो ये ट्रम्प की स्टेटमेंट्स है ना, आई एश्योर यू, कहीं से भी रशिया चाइना वापस G7 में नहीं आने वाले, G8 या G9 नहीं बनने वाला। ये सब बोल करना डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक ओन गोल कर दिया है। यहां पर इंडिया को एक बड़ा रीजन दे दिया है
कि हम अपना एक मिसट्रस्ट बनाकर रखें यूएस पॉलिसी को लेकर, और कल को अगर मान लीजिए कोई यूएस ऑफिशियल बोलता है कि आप आरआईसी को क्यों अटेंड कर रहे हो, आप एससीओ समिट को क्यों अटेंड कर रहे हो, सीधा सीधा हमको ट्रंप की स्टेटमेंट दिखा देनी है कि आपका प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है। आप बताइए, तो हम ब्रिक्स क्यों ना बनाकर रखें जब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि चाइना को आप डालना चाहते हैं G7 में। ना कुछ ही घंटों में ऐसी अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इस बार के G7 समिट को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। उसके बाद ट्रंप कहते हैं अरे मैं ज्यादा टाइम तक रुक ही नहीं पाऊंगा। मतलब जब तक पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करने के लिए पहुंचते नहीं है ना, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वापस यूएस जा चुके होंगे। रीजन क्या है? देखिए, रीजन सबको पता था, इजराइल ईरान के बीच में सिचुएशन बहुत जरा खराब हो रही है, और अगर एक वर्ल्ड लीडर ने एक देसी भाषा में हम लोग कहते हैं ना, अरे मजे लिए डोनाल्ड ट्रंप से, थोड़ा सा टीज किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों ने स्टेटमेंट दी कि देखो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बिजी चल रहे हैं, इनको इजराइल ईरान के बीच में सीज फायर करवाना है ना। ये जो लाइन है ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रों ने थोड़ा सा टीजिंग में करी है, क्योंकि ट्रंप बार बार सीज फायर की बात करते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बात रिजेक्ट कर दी है काफी बार कि कोई सीज फायर यूएसए ने नहीं करवाया। बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप 14 टाइम्स कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया था भारत पाकिस्तान के बीच में, और जैसे ही ट्रंप ने ये वर्ड सुना ना, सीज फायर, ट्रंप हो गए गुस्सा और इमैनुअल मैक्रों पे बरस पड़े सोशल मीडिया पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक यूएस प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट किया है, और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिख दिया कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों जो पब्लिसिटी के भूखे हैं, इन्होंने गलती से ये बोल दिया कि मैं G7 समिट इसलिए छोड़ के चला गया था ताकि मैं सीज फायर करवा सकूं इजराइल और ईरान के बीच में। रॉन्ग। यहाँ पे अगेन ट्रंप समझ गए कि मैक्रों क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप को हल्की सी भी जब फीलिंग आती है ना कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, तो अग्रेसिव हो जाते हैं और इस टाइप की ट्वीट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा नहीं नहीं, मैं कोई सीज फायर करवाने के लिए नहीं गया। इमैनुअल मैक्रों को पता ही नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वॉशिंगटन, बट इट सर्टनली हैज नथिंग टू डू विद सीज फायर। मच बिगर देन दैट। मैं उससे भी बड़ा काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ये वॉर इस बार खत्म हो जाए। आई वॉन्ट टू एंड इट। इन्होंने कहा सीज फायर नहीं, इस बार बिल्कुल। अब एंड का मतलब क्या है कि कुछ रिजीम चेंज करवाएंगे ईरान में, तेहरान में हैवी स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे कि कोई बचे ना, वी डोंट रियली नो। बट इमैनुअल मैक्रों की स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इस बार के G7 समिट का मजाक ऑलरेडी बन के रह चुका है। यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर है नहीं। बातें चल रही है कि रशिया को यहाँ पर वापस ले आओ, जबकि रशिया पर सभी G7 कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया से कोई ऑयल परचेज करे तो बाकी G7 कंट्रीज उस कंट्री को थ्रेटन करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि रशिया को G7 में वापस लेके आओ, जबकि इसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है, क्योंकि G7 कंट्रीज उस सिद्धांत पर बनी है कि ग्लोबली जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी वो होनी चाहिए इन द G7, G8 या G9। एक बार को देखो, अगर मैं बिल्कुल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को इग्नोर कर दूं, ठीक है, तो एक बार को चाइना को ये ला सकते हैं ये बोलकर कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस केस में भारत को भी लाओ फिर। क्योंकि अगर मैं लिस्ट देखूं कंट्रीज की और आपको G9 बनाना है, तो वहां पर ये जो 9 देश आपको दिख रहे हैं रैंक 9 से लेकर रैंक 1, इन सब कंट्रीज को मिलकर बनाना चाहिए G8, जहां पर इंडिया चाइना हो। बट रशिया तो रैंक 11 पर है। रशिया की इकोनॉमी ब्राजील के भी पीछे जा चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो किस बेसिस पर यहां पे रशिया को वापस लाने की बात की जा रही है? इट इज अ कंप्लीट सर्कस, और इसलिए कहा जाता है G7 की रेलेवेंस कुछ बची नहीं है आज के समय। और इसलिए मेरा मानना है कि G7 का जिस तरीके से मजाक बना के रख दिया गया है ना, भारत को आने वाले G7 समिट में अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजना चाहिए। विदेश मंत्री बहुत है। मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, आपके सामने है। व्हाट G7 हैज बिकम। G20 अलग है। G20 में ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती भी कम है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, फ्यूचर में जो G7 समिट होते हैं, क्या आपका मानना है कि वहाँ पे देश के पीएम की जगह विदेश मंत्री को ही भेज दो, काफ़ी है? क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये साला बुड्ढा सठिया गया है। जो इससे पहले था वो इससे भी बेवकूफ़ था, अब ये उससे भी बदतर आ गया। जो एक लाइन बोली ना प्रशांत सर ने, वो बिल्कुल सही बोली कि ये जो यूएस है ना, इसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है।
कभी ये ना कहते इससे हैं फाइटर जेट लेना ही नहीं चाहिए। फाइटर जेट भी लेना चाहिए इसकी फॉरेन, किसी को नहीं, कभी किसी को। ये अब देख लें, यही वही ट्रम्प है जिसने पाकिस्तान और इस यूएस ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था डेंजरस कंट्री, याद है आपको, और आज उसी की तारीफ कर रहा है। चाइना कहता है एक तरह GD वैंस कहता है थ्रेट है सबसे बड़ा यूएस के लिए, आज उसी को कहते हैं G7 G8 में उसको होना चाहिए, G8 9 होना चाहिए। ये कुछ भी दोगले है ना, एक तरफ तो रशिया को नीचा दिखाने के लिए या उसको जलील करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं पूरे भरपूर तरीके से, दूसरी तरफ उसको बोल रहे हैं कि G8 G7 में उसको लाया जाए, दोबारा G8 की बनाया जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ आप यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रशिया को ये एहसास दिलवा रहे हैं या ये यकीन दिला रहे हैं कि भाई आपके हम खैर खाएं या आपके हमायती या हमदर्द हैं आपके। तो ये गलत बात है, ये डबल स्टैंडर्ड है जो नहीं करना चाहिए, किसी इंसान को नहीं करना चाहिए, किसी कंट्री को नहीं करना चाहिए। भाई लेकिन ये ना इसके पीछे भी चाइना के अपना USA की कोई ना कोई पॉलिसी हो सकती है पुलिस ही होती है और भाई, क्या होता है हो उसमें? सकती। मैं मुझे लगता है कि मतलब कि जो भी ये करता है ना किसी रीज़न से करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इस वक्त मतलब कि जहाँ इनका होल्ड है पूरी दुनिया में तकरीबन है, हर कंट्री के ऊपर है। तो इनको पता है कि हमने किसको खुश रखना है, किसको हमने नाराज़ करना है, ये सब कुछ जानते हैं। और किसको हम जो है वो मतलब कि खुश करके उसे काम ले सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये USA सब कुछ जानता है। ऐसा तो नहीं इतने टाइम से US जो है वो सुपर पावर बना हुआ पूरी मतलब कि उसके पीछे भी रीज़न यही है कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी सारी जासूसी जो है वो ये करता है बिल्कुल। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया की कंट्रीज अच्छा, की इसके पास होती है। इस वीडियो में मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग था ना वो ये था RIC, रशिया इंडिया चाइना, मतलब ये ट्राइका वो क्या कहते हैं कि बनाने जा, ट्राई कर। क्या ये बन सकती है आपको लगता है? रशिया इंडिया चाइना, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। चाइना और इंडिया एक ग्रुप में SCO में तो हैं। हाँ तो यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगर रशिया चाहे ना तो हो सकता है, रशिया दोनों की आपस में सुलह करवा दे या उनके दरमियान कोई मुआहदा करवा दे या उनके बीच जो भी रंजिश है वो ख़त्म करवा दे, तो पॉसिबल है भाई, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इंडिया रशिया, सिर्फ रशिया, इन दोनों इंडिया और चाइना के बीच अगर कोई करवा सकता है तो वो रशिया है। इंडिया जा रहा है ना SCO की जो समिट है चाइना में, उधर भी अटेंड करने जा रहा है, करेगा इधर बात मेंबर है, मेन मेंबर यही हैं दो, चाइना और इंडिया, बाकी तो नॉर्मल सही हैं SCO के जो मेंबर्स हैं। तो बात ये है कि ये अगर ये बनता है ट्राइको या जो भी उसको कह रहे थे ट्राइका, तो ये बड़ा मैं कहता हूँ डेडली होगा कंट्रीज के, अगर ये हकीकत में एक इस तरह को पैक्ट जिस तरह नाटो ने किया हुआ है, कोई आर्टिकल जी जिस तरह आर्टिकल 5 बनाया हुआ है नाटो ने या यूरोपियन यूनियन ने, इस तरह ये 3-4 कंट्री मिलकर एक अपना आर्टिकल बना देते हैं, एक कर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, तो मैं कहता हूँ इनको कोई भी नहीं हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह आप देखें यूरोप को कोई हाथ नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल रहा, वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यही है ना नाटो कि है। नाटो का एक पर हमला होगा तो सारे मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ अचीवमेंट है यूरोप की। और अगर ये रशिया एशिया में ऐसा हो जाए, चलो ये 3 कंट्री अगर पहले स्टेप ले लेते हैं, चाइना इंडिया और रशिया, तो मैं कहता हूँ ये पूरे एशिया के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इनको इकट्ठा कौन होने देगा, ये बात सोचने वाली है। इकट्ठा नहीं होने लेकिन अच्छा देखें दोस्त, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उस वक्त उसने तकरीबन 73 दिन तक जो है ना 90 या 73 दिन तक इतना जो है ना नाटो की सप्लाई को बंद किए रखा है। तो क्या उस वक्त मतलब कि यूरोप की तरफ से कोई दबाव नहीं आया उसको? यूरोप को कितनी वज़ीर आज़म था हाँ नहीं, उस वक्त तो नेटो है ही थी हमारे, जब धरना दिया था, याद नहीं है आपको, आप गलत भूल रहे हैं, शायद आपको सही याद नहीं रहा। इमरान खान ने रोकने की कोशिश की थी नाटो सप्लाई, जब ये अफगानिस्तान में हमले हो रहे थे उस वक्त रोकी गई थी। आप ये आज की बात नहीं, ये तो 20-25 साल पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। तो मैंने वीडियो देखी है तो नहीं उसकी नहीं मैं वो बात कर गलत, रहा हूँ। आप सही तरह नहीं, आप तो नाटो है नहीं, अब नहीं अब तो नहीं है, जब इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान का जब धरना दिया था ना एक मरतबा शुरू में, तो उसके तो उसने मुश्किलात खड़े की थी उस वक्त की हुकूमत के लिए। अच्छा उस वक्त मुशर्रफ था मेरे ख्याल से, हाँ तो मुशर्रफ इस वजह से भी इसके खिलाफ हो गया था, ये भी रीज़न हो सकती है। और वो
बहरहाल ये तो हमारी कंट्री बिकी हुई कंट्री है, सारी बिकाऊ सारे लोग हैं, तो हम क्या ही इसके बारे में बोल सकते हैं। बहरहाल जो भी है G7 हो या G8 हो G9 हो, ये है ये शॉकिंग वाकई है इंडिया के लिए भी और वेस्ट के लिए भी। कुछ भी किसी वक्त भी, और एक मज़ेदार की बात है कनाडा में खड़े होकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सामने हिम्मत की बात है। ये है मसल, किसी कंट्री की से कहते हैं मसल, ये अमेरिका का मसल है जो दिखाता रहता है कहीं भी जाकर, बिल्कुल। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, मैं कहाँ पर खड़ा किसको हूँ, तरोड़ मुड़ किधर लगा देता है, किसी को तरोड़ मुड़ किधर लगा देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये दूर है सारी दुनिया से, इसलिए बचा हुआ है। कनाडा के साथ है ना। कनाडा तो एक इतना तगड़ा मुल्क नहीं ना है, इधर इस पर हमले कभी नहीं हुए और दूसरी कंट्री में हमले करवाता रहता है। इतना शैतान है ये, शैतान का बच्चा ये। चलें, वाकई ये शॉकिंग न्यूज़ है पूरी वर्ल्ड के लिए। मैं कहता हूँ अगर वो चाइना रशिया को दोबारा G8 या G9 बनाना चाहता है तो मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।